जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव अपने आप में बेहद खास होता है। देश भर की नज़र इस चुनाव पर रहती है। आजकल एक छोटे से कॉलेज से लेकर किसी भी विश्वविद्यालय तक में छात्र संघ चुनाव का मतलब होता है पूरी तरह से धनबल को दिखाने वाला। कैंडिडेट तमाम पाबंदियों के बावजूद भी लग्जरी गाड़ियों के काफिले निकालते हैं, साथ ही लाखों रुपए खर्च करते हैं। इन सब के बीच जेएनयू का चुनाव इससे बेहद अलग और साधारण होता है। इसी चुनाव के माहौल को जानने के लिए और स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के बीच हम भी चले गए। इसी के साथ हमने जेएनयू-एसयू के वर्तमान प्रेसिडेंट धनंजय कुमार से बातचीत की उन सभी मुद्दों पर कि एक साल में उन्होंने क्या क्या काम कराया। और सबसे पहला सवाल ये है कि कितना बदला चुनाव जेएनयू का। आप प्रेसिडेंट रहे एक साल तक और लेफ़्ट यूनियन, अभी इससे पहले आप लोगों ने एकता दिखाई, और इस एकता की ज़रूरत कहाँ पड़ गई लेफ़्ट को? ये देखिए, एक तो जब मैं चुनाव लड़ रहा था पिछले साल, तो चुनाव 4 साल बाद हो रहे थे और इस कैंपस में मतलब एक बड़ा नया क्राउड था, नए छात्र थे जिन्होंने पहली बार चुनाव देखा था कि चुनाव किस तरह से जेएनयू का होता है। और 4 साल बाद पिछले साल चुनाव हुआ, तो सारी प्रक्रियाओं को कोशिश की गई कि फुलफ़िल की जाए, कि जो पहले जिस तरह से होती है चुनाव, एक इंडिपेंडेंट ईसी बनाने की प्रक्रिया और सारी चीज़ें उस तरह से हुई। इस बार भी आप देखिए कि एक मुश्किल डाली गई चुनाव करवाने के लिए, जिसके लिए हमने डीओएस जो डीन ऑफ स्टूडेंट हैं उनके यहाँ डेरा डाला, उनके यहाँ ऑक्युपाई किया, उनके दफ्तर पे गए, तो फिर वहाँ से बहुत लड़ झगड़ कर हमें कह लीजिए कि बहुत प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो इस चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि चुनाव होगा। जेएनयू का चुनाव कितना खास होता है, एक राजनीतिक चश्मा उतार के अगर कोई देखे तो? बिल्कुल, जेएनयू का जो चुनाव है, जो छात्र संघ का चुनाव है, मतलब मुल्क के अलग अलग विश्वविद्यालय में होने वाले चुनाव, मुल्क में होने वाले चुनाव से थोड़ा अलग है। मतलब यहाँ पूर्ण तौर पर आइडिया के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर चुनाव होता है कि किस तरह का विश्वविद्यालय होगा, कौन लोग विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, कह लीजिए कि विश्वविद्यालय किस तरह का एक समाज को पैदा करेगा, उसके साथ साथ विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, जुड़ाव समाज का विश्वविद्यालय का किस तरह से बना रहेगा, ये सारे सवाल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। कि एक साल के कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे काम किए आपने, क्योंकि चुनाव 3-4 साल बाद हो रहा था। जी। तो इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो जेएनयू के लिए फ़ायदेमंद हुआ और आपकी प्राथमिकता में था, आपने पूरा किया? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 4 साल बाद चुनाव हुआ तो बिल्कुल इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी हम लोगों पर, क्योंकि इस सरकार के द्वारा, जो मौजूदा सरकार है, जो जेएनयू को बतौर दुश्मन देखती है कि पॉलिटिक्स के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर हम पर सिनेमा बनाए जा रहे हैं कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार दो, फंड कट कंटिन्यू किए जा रहे हैं, आप जेएनयू का टी-शर्ट पहन के सड़क पर नहीं घूम सकते हैं, आपको देशद्रोही का टैग दे दिया जा रहा है क्योंकि आप बोलते हैं, आप क्रिटिक करते हैं, आप सवाल करते हैं। तो ये सारी चैलेंजेस हमारे लिए थे। और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मतलब ख़राब कर रहे हैं, उस पर कोई सूद नहीं ले रहे हैं। तो यही था कि हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर के छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही थीं, तो इसी वक्त में हमने जिस तरह से छात्रों ने देखा था कि हमारे लिए लड़ेंगे, ये यूनियन जो आएगा हमारे लिए हर एक सवाल पर लड़ेगा, वजीफ़ा के सवाल पर लड़ेगा। तो हमने आते ही, मतलब कह लीजिए कि ये यूनियन आते ही हमने पहले जेंडर सेंसिटाइजेशन के सवाल पर इस कैंपस को 2 दिन तक मतलब बंद करवाया कि स्ट्राइक होगा इस कैंपस में जब तक सुनिश्चित नहीं होगा, इस कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही साथ आप देखिए कि इसी कैंपस में 16 दिन के भूख हड़ताल होता है, एक हॉस्टल जो बना बनाया हॉस्टल को खुलवाने के लिए कि वो खुले वो हॉस्टल, और अंत में वो खुलता है हॉस्टल। एमसीएम का सवाल, जो वजीफ़ा 2000 रुपया मिलता है एमसीएम, उसको 5000 करवाने के लिए वो भूख हड़ताल चल रहा होता है। इसके लिए हम 13वें दिन, मतलब शरीर में कोई जान नहीं होती है, उसके बाद हम 13वें दिन मिनिस्ट्री की तरफ रुख करते हैं और भारी तादाद में लोग यहाँ से मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं और एक दबाव बनता है। और प्रशासन जो मानता ही नहीं है कि बढ़ना चाहिए एमसीएम, उसको लिखना पड़ता है कि हमें एमसीएम बढ़ाना है और इसके लिए हमें फंड्स चाहिए। तो एक कह लीजिए कि एक पोजीशन लेता है, और जो कि ज़रूरी है एक यूनियन के लिए। एबीवीपी का बढ़ता वर्चस्व क्या आप लेफ़्ट के लिए खतरा बनता जा रहा है? क्योंकि लेफ़्ट को अलायंस करना पड़ा, तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं बिल्कुल, ये आपके समय से ही शुरू है। एबीवीपी हालांकि अकेले नहीं है इस कैंपस में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस मुल्क की सरकार, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, यहाँ का प्रशासन पूरा का पूरा आरएसएस एबीवीपी के गठबंधन में है, अलायंस उसकी इतनी बड़ी है
और इसका मुकाबला आप बिना छात्रों के साथ आए हुए नहीं हो सकता है। और इस कैंपस के छात्रों ने एक अलाइंस बनाया है जो लेफ्ट अलाइंस है। इस कैंपस के छात्रों ने मिलकर बनाया है उस अलाइंस को, और उसमें आईसा और डीएसएफ एक कह लीजिए कि अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। और इस कैंपस में एबीवीपी के खिलाफ बोलने के लिए, उनके आइडियाज़ के खिलाफ कहने के लिए लोगों में हिम्मत है, और लोग करते हैं, अपने वोट के दम पर करते हैं, अपने आवाज़ों से करते हैं, अपने प्रोटेस्ट से करते हैं और करते हैं। उसको तो पहचाना आप छात्र संघ चुनाव 2025 लेफ्ट को किससे मुकाबला देखते हैं, एबीवीपी से, एनएसयूआई से, किससे खतरा है? हमारा मुकाबला है एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस से और इस कैंपस के प्रशासन। एनएसयूआई आपके दौड़ में नहीं है? नहीं। एनएसयूआई को किस तरह देखते हैं आप? डेमोक्रेसी है, सब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें वो भी लड़ रहे हैं। इसी के साथ हमने शिखा स्वराज, जो कि एबीवीपी से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनसे खुलकर बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इतने साल से लेफ़्ट का गढ़ माना जाता है जेएनयू, और पिछली बार तो लेफ़्ट अलायंस भी किया आप लोगों के खिलाफ, और क्या ऐसी वजह रह गई जिससे एबीवीपी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई लंबे समय से, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे देखें? तो ये इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि लेफ़्ट इतना मजबूत क्यों है जेएनयू में? कहाँ चूक रह गई जहाँ एबीवीपी उभर नहीं पाई? अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमसे चूक रह गई, और मतलब ये कैंपस जब बना था ना, तो आप एकेडमिया किसके हाथ में था? कांग्रेस ने चुन चुन के मतलब अपने थाल में सजा के एकेडमिया लेफ्टिस्टों को दे दिया था उस समय। जो भी यहाँ के प्रोफेसर्स रहे पहले से, जिस इकोसिस्टम को जो क्रिएट किया गया इस जगह पे, तो वो उसकी सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एकेडमिया में कहाँ था, मतलब एबीवीपी कहाँ था उस समय? वहाँ तो हम ग्रो कर रहे थे, बढ़ रहे थे आगे। जब ये सब सिस्टम बन गया, धीरे धीरे हमने यहाँ पे पैर जमाना शुरू किया। वो पैर मतलब 2001 में, अगर मुझे सही से याद है, तो हम प्रेसिडेंट जीत कर आए। उसके बाद लेफ्ट वालों ने अलायंस बना लिया, बीच में अलायंस टूटा। 2015 में हमने एक जॉइंट सेक्रेटरी की सीट जीती। उसके बाद वहाँ भी उस समय अलायंस नहीं था। उसके बाद सबको लगा कि अब तो एबीवीपी जीत गई, अब अलायंस बना लेना चाहिए। तो 17 पार्टीज़ सो कॉल्ड सारी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अंत में एक ही साथ आके लड़ती हैं, साल भर एक दूसरे का सिर फोड़ती हैं और लास्ट में लड़ती हैं एबीवीपी के अगेंस्ट। तो 17 पार्टी एक तरफ, एबीवीपी एक तरफ, ऐसा नारा भी है यहाँ पे कि। तो मैं ये कहूँगी कि अब तो गठबंधन में टूट गया। ये बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है इस कैंपस में, और अगर वो नहीं भी टूटता, अब कह रहे हैं ना कि हम चूकते कहाँ हैं। पिछले इलेक्शन में 2000 का आंकड़ा एबीवीपी जेएनयू ने क्रॉस किया था जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे। अगर वो 200-300 का गैप नहीं होता तो हम वो सीट निकाल लेते। और अभी एक दो तरह की चीज़ें, एक सीट निकालना, एक इकोसिस्टम को ब्रेक करना। तो हमने उस इकोसिस्टम को, जो कल्चरल नैरेटिव होता है ना, लेफ्टिस्ट नैरेटिव, उस इकोसिस्टम को तोड़ दिया है। बस सीट आनी बाकी है। इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रही हैं? देखिए, जैसे मैं पटना से हूँ, तो पटना का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? पटना के मुद्दे पर होना चाहिए। लेकिन ये तो पूरे देश का चुनाव है ये, लेकिन ये जो जेएनयू का चुनाव होता है, ये बहुत वाइब्रेंट चुनाव होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मुद्दे भी हावी होते हैं। तो हम हर उन मुद्दों पे अपना स्टैंड भी रखेंगे, बट हम फोकस प्रायोरिटी पे रखेंगे जेएनयू के स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर जेएनयू ही नहीं रहेगा तो आप कौन से मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे यहाँ पे? लेफ्ट वाले लगातार आरोप लगाते हैं कि एबीवीपी जेएनयू को ख़त्म कर देना चाहती है, देश को ख़त्म कर देना चाहती है। ऐसा अभी आपके प्रेस? वेल देखिए, आरोप लगाने का तो कोई भी किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकता है। आपने जेएनयू को पूरे देश में बदनाम कर दिया ये बोल के कि नारे लगा के टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो हमारे ही पर्चे में आया था पहली बार, ये टर्म टुकड़े टुकड़े गैंग, तो नारा आपने दिया और बदनाम हमने किया। आज जेएनयू को जब बाहर हम खुद जाते हैं तो ऐसे बोला जाता है कि अरे ये तो एंटी नेशनल टाइप के लोग होंगे। तो ये नाम बर्बाद किसने किया? जो जेएनयू की लेगेसी थी, एक रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स निकलते हैं। अपने मिनिस्ट्री में कितने मिनिस्टर्स जो फॉरेन पॉलिसी को डील कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट फॉरेन मिनिस्टर, कितने सारे आईएएस ऑफिशियल्स हैं वो जो जेएनयू की ही देन है। और महिलाओं के लिए क्या मुद्दे होंगे? देखिए, महिलाओं के मुद्दे, पहला प्राइम इम्पोर्टेंस जिस मुद्दे पर होगा वो होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हुई हैं, ई टीजिंग के, हैरेसमेंट के मामले कैंपस में थोड़े बढ़ गए हैं। उन पे लगाम लगाने के लिए मशीनरी को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, फीमेल गार्ड्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और जो गार्ड्स हैं वो भी उनके लिए भी फैसिलिटीज़ इस कैंपस में होनी चाहिए। मैंने खुद देखा है बहुत सारी ऐसी गार्ड्स हैं जो बगल में रहती हैं
और उनको काफ़ी वो सब कुछ फेस करती हैं। तो जब मैं एक रिप्रेजेंटेशन बन के आऊँगी इस कैंपस में, तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, होलिस्टिक वे में फॉर एवरीवन, सिर्फ नॉट ओनली वुमेन, नॉट ओनली मेल और फीमेल और गार्ड्स, बट एक कैंपस को, जेएनयू की कैंपस को जेएनयू बनाने के लिए काम करना है। और एबीवीपी क्या अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे आप लेफ्ट को सबसे मजबूत मान रही है, या एनएसयूआई भी आपके लड़ाई में कहीं? ना एनएसयूआई नारा है नोटा से भी छोटा भाई, एनएसयूआई। तो उनको मतलब मैं किसी को डिमीन नहीं करती, बट स्टैटिस्टिकली ये सच्चाई है इस कैंपस की। और बहुत ही विनम्रतापूर्वक हम हर उस पार्टी से जो हमारे विरोध में आएगा, मुझसे कहेंगे कि नतीजा आपको दिखा देगा। अभी जो फीडबैक हमारे पास है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव कैंपेन के साथ इस कैंपस में आगे बढ़ रहे हैं। और सामने वाला धड़ा तो बटा हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं। जो आपस में अगर उनसे एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत मिल जाएगी तो हमसे लड़ लेंगे, जो कि वो लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि खुद में बिजी हैं वो। साथ ही हमने लेफ्ट की जो जनरल सेक्रेटरी की कैंडिडेट मुंतहा फातिमा है, उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। जानना चाहते हैं तैयारी कैसी चल रही है, इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी आप बतौर स्टूडेंट, बतौर वोटर आपने वोट किया था और इस बार रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या कठिनाइयाँ फेस करने को मिल रही हैं आपको इस चुनाव में? कठिनाइयाँ तो यही है कि अभी हम लोग का मेन एजेंडा यही है कि जो इस फैसिस्ट सरकार के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी है, जो लगातार हमारे यूनिवर्सिटी को हर तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी है। तो हमारा यही मेन मकसद है कि हम सारे स्टूडेंट्स को यूनाइट करें और जो जेएनयू में जो लेगेसी आया है लेफ्ट प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का, उसको हम लोग मेंटेन करके रखें। और इस बार कितना मुश्किल होगा, जब पिछली बार लेफ्ट का जो एक यूनियन अभी अलग हो गया है आपसे, पिछली बार यूनाइट होकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो इस बार कहीं ना कहीं वो मुसीबत लाने वाला है आप लोगों के लिए? देखिए, ये जो हमारा अलायंस बना था वो 2017 में ही बना था। तब हमने ये लेफ़्ट अलायंस किया था कि हमको यहाँ से एबीवीपी जो है और इसकी जो मेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, जो बीजेपी सरकार, जो आरएसएस है, हमें उससे फाइट करना है। क्योंकि हम देखते कि कैसे लगातार हमारे यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक होता है हर तरीके से, चाहे वो फंड कट्स होते हैं, चाहे वो एनईपी जैसे पॉलिसीज़ लाके करते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि एबीवीपी और उसके फैसिस्ट रिग्रेसिव जो उसका फोर्सेस है उसको हराए। इस बार जेएनयू एसयू में जो महिलाओं का मुद्दा है, जो आपको लगा कि इतने सालों में महिलाओं के लिए ये काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, उसके लिए आप क्या करने वाली हैं इस इलेक्शन में? और अगर आप जीतती हैं चुनाव तो आपको लगता है कि ये मुद्दे प्राथमिकता के साथ हम उठाएंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो हम देखते हैं कि कैसे लगातार जो फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका वो संख्या हमारे यूनिवर्सिटी में हर साल कम होते जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो पीएचडी स्कॉलर्स, जिनको विमेन लोगों को, जो लोग को डिप्राइवेशन पॉइंट्स मिलते थे पीएचडी में एंटर करने के लिए, वो उसको हटा दिया गया है। तो ये हमारे ये जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज बन गया है। क्योंकि जब हम लोग इस यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एक सोच के साथ आते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी के बाद जो हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम अपना हम अपने आप को कहीं देखते हैं, हम अपना एक फ्यूचर इमेजिन कर पाते हैं। पर जब हमें वो चांस ही हमसे वो छीन लिया जाएगा तो उस सिचुएशन में जो हम लोग रहते हैं, जो एक पेट्रियार्कल सेटअप में, वो हमारे लिए और हमारी सिचुएशन को वर्सन कर देता है। और ऐसे ही इंसिडेंट्स हमारे कैंपस में लगातार हर रोज़ ही हो रहे हैं। जब ईव टीजिंग के केसेस बाहर निकल के आ रहे हैं, तो जिस तरीके से महिलाएं इस यूनिवर्सिटी में पहले सेफ़ फील करती थी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ रिंग रोड पे, चाहे किसी ढाबा पे बैठकर आराम से अपने फ्रेंड्स से बात कर सकती थी, डिस्कशंस कर सकती थी, डिबेट कर सकती थी, उस पूरे कल्चर को ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगा पड़ा है कि उसको कैसे हमसे, उस आवाज़ को हमसे छीन लिया जाए। तो जैसे आपने बताया स्कॉलरशिप का मैटर या सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर, तो इसके पहले प्रेसिडेंट आपके थे, तो आपने उस टाइम पे कुछ आवाज़ उठाई थी, या कैसे ये स्टूडेंट समझेंगे कि आप उस चीज़ को बेहतर करेंगे? क्योंकि अभी इसके पहले भी आपके प्रेसिडेंट। जी हाँ, जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो लगातार उस सर्वाइवर के साथ हम लोग खड़े थे, उनके साथ हमने उनकी प्रोटेस्ट में उनका पूरा पुरजोर साथ दिया। पर हम वहीं तक प्रेशर बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे जहाँ पे हमसे कुछ हो सके। हमारे ऊपर जब लगातार फाइन्स और इंक्वायरीज़ बैठा दी जाएगी, CPO मैनुअल जैसी चीज़ें लेके आके हमारे राइट टू प्रोटेस्ट को रोक दिया जाएगा, स्टूडेंट्स के ऊपर लगातार फाइन्स लगा दिए जाएंगे, तो इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हमें लड़ना है और स्टूडेंट यूनिटी बना करके इस कैंपस के जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसको बचाए रखने की हमारी कोशिश रहेगी इस बार। चुनाव समिति ने JRC के सदस्यों के साथ बैठक के बाद उम्मीदवारों के अंतिम सूची जारी कर दी।
इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए 29 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी छात्र संगठन चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कैंपस में एबीवीपी और आयशा ने मशाल जुलूस निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि आयशा व डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन डीएसएफ के संयुक्त वामपंथी पैनल से नीतीश अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं, जबकि एबीवीपी से शिखा स्वराज, एसएफआई और बापसा पैनल से प्रमोद सागर, एनएसयूआई से प्रदीप ढाका मैदान में हैं। बता दें कि 16 और 17 अप्रैल को चुनाव के दौरान हंगामा हुआ था। नामांकन की तिथि बढ़ाने को लेकर छात्र आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने सुरक्षा की मांग करते हुए चुनाव स्थगित कर दिए थे, लेकिन मंगलवार को जेएनयू प्रशासन के साथ लंबी चर्चा के बाद चुनाव कराने में सहमति बन गई। अब 25 अप्रैल को मतदान होगा और 28 अप्रैल को नतीजे घोषित किए जाएंगे।